आज हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 में लेसन फिजिक्स का और नाम है गति, मोशन, इस लेसन के बारे में बताएंगे। और यह लेसन देखा जाए तो फिजिक्स में 2-3 लेसनों से अटैच है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं आप लोग सामने। ध्यान रखिएगा सब लोग, इसको देखते जाइएगा सब लोग, अच्छी तरह से मन से देखिएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मन से पढ़ेंगे तो। ध्यान दीजिएगा। देखिए, वस्तु अगर देखा जाए तो कोई भी वस्तु है वह 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। या तो वह रेस्ट पोजीशन में रहेगी यानी विरामावस्था जिसको बोलते हैं, और दूसरी अवस्था उसकी गति की अवस्था कहलाती है जिसमें वह गतिमान होती है। कोई वस्तु अगर रुकी है तो वह उसकी रेस्ट पोजीशन है, विराम अवस्था है, और कोई अगर गतिमान है तो वह गति की अवस्था होती है। यानी अगर दोनों को परिभाषित करना है तो देखिएगा, विराम अवस्था में अगर वस्तु है तो उसमें समय के साथ साथ कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, यही जहां का तहां पड़ी होती है। जैसे पेड़ पौधे विरामावस्था में है, वजह क्या है कि उनमें जो है समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाता है, यानी जहां के तहां पड़े रहते हैं। 10-5 साल 20 साल बीत जाता है। गति की अवस्था में वस्तु उस समय कहलाएगी जब समय के साथ साथ उसकी स्थिति भी बदलेगी। अगर समय के साथ साथ स्थिति बदल रही है तो वह गति की अवस्था कहलाती है। जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ियां हैं तो समय के साथ साथ उनकी स्थिति बदलती जाती है, कभी किसी के सामने होती हैं, कभी किसी के सामने होती हैं, आप देते हैं तो वह गति की अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पर लेसन जो पढ़ना है वह गति की अवस्था ही पढ़ना ही है, गति की अवस्था ही आप लोगों को जो है इसमें जानकारी दी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर देखा जाए तो गति की अवस्था में पहले नंबर पर चाल निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको पॉइंट आउट भी करिएगा। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, और एक आता है वेग बराबर जो है विस्थापन अब बटे समय होता है। देखिए, चाल और वेग 2 चीजें हैं। चाल देखा जाए तो अदिश राशि है, हमने बताया भी है। भौतिक राशियां देखें 2 टाइप्स में होती हैं, एक सदिश होती है और एक अदिश भी होती है। यह भी एक लेसन है। सदिश राशियां या सदिश भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह सदिश होती हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा। लेकिन अदिश भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, चाल अदिश है, दूरी भी अदिश है, वेग सदिश है, विस्थापन भी क्या है, सदिश है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले इसलिए दिए गए हैं। इसके अलावा औसत चाल भी आती है। औसत चाल, औसत चाल बराबर होती है, देखिए, कुल दूरी अब बटे कुल समय, कुल समय। इसी तरह औसत विस्थापन भी आता है, औसत वेग भी आता है, तो उसमें लिखते हैं कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसका मतलब क्या हुआ, औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बता रहे हैं, अगर हम एक रोड को बना रहे हैं, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर, जिसकी पूरी दूरी अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, आप ए स्थान से चले और बी तक गए, जिसकी दूरी ए से बी तक थी 40 किलोमीटर थी, और यहां से यहां तक फिर दूरी आपने कवर किया तो समझ गए होंगे पूरा तो 100 है, तो 100 में से 40 निकलेगा तो 60 किलोमीटर आप यहां से यहां तक गए, यानी बी से सी तक गए। और आप ए से बी तक साइकिल से गए हैं, मान लीजिए बी से सी तक मोटरसाइकिल से गए हैं। आप तो बताइए, आप इसमें लगा समय और इसमें लगा समय अलग अलग होगा कि नहीं, दूरी भी अलग अलग है। तो कुल दूरी तो 60 और 40 जोड़ करके आ जाएगा 100, लेकिन कुल समय अगर मान लीजिए आप यहां से यहां तक जाने में 1 घंटा का समय लिए हैं, 1 आवर, 1 घंटे का समय आपने लिया इसमें, और यहां से यहां तक जाने में 2 आवर का समय लिया आपने, उदाहरण बता रहे हैं।
तो देखिए कुल समय में 1 घंटा 2 घंटा जुड़ जाएगा यानी 3 घंटा आ जाएगा, तो कुल दूरी में 100 आ जाएगी और कुल समय में 3 आ जाएगा, भाग कर देंगे आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अलग अलग चाल दी रहती है, यहाँ की अलग चाल है, यहाँ की अलग चाल है। देखिए साइकिल चलेंगे तो उसकी चाल अलग होगी, मोटरसाइकिल चलेंगे तो अलग चाल होगी। तो आपको 40 किलोमीटर जाने में लगा समय, तब समय नहीं दिया रहेगा। जब चाल दी रहती है तो समय नहीं दिया रहेगा, तो उस समय निकालना पड़ेगा। यहाँ का समय जब निकालेगा तो समय बराबर होती है दूरी बटे चाल। क्या होती है? दूरी बटे चाल होगी। तो दूरी 40 लिखिएगा, जो चाल चल रही वह चाल लिखिएगा तो समय आ जाएगा। इसमें भी उसी तरह समय निकालेगा, जो आएगा कुल दूरी में आप 60 रखेगा और चाल यहाँ दी रहेगी, चाल लिखिएगा तो चाल यहाँ भी समय आएगा, यहाँ भी समय आएगा। जब इन दोनों समय को जोड़िएगा तो वह कुल समय आ जाएगा, कुल दूरी तो 100 पड़ी रहेगी। तो इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, इस तरह लिया जाता है। तो ध्यान रहेगा सबको और इसको समझते हुए चलेगा। इस पर देखें कंपटीशन स्तर पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा पॉलिटेक्निक स्तर पर तो पूछा ही जाता है, इसको समझिएगा सब लोग। फिर देखिए एक होती है एक समान चाल और एक होती असमान चाल। एक समान चाल का मतलब हुआ समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय कर रहे हैं तो आपकी चाल एक समान चाल कहलाएगी। अगर समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय कर रहे हैं तो वह जो है असमान चाल कहलाएगी। तो एक समान चाल का मतलब समझ में आया होगा, असमान चाल का मतलब समझ में आया होगा। एक समान चाल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं और असमान चाल में समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेगा। इसके अलावा न्यूटन का गति विषयक समीकरण भी मिलता है। न्यूटन का गति विषयक समीकरण मिलता है इसमें, जिसको आप लोग जानकारी होगी। देखिए कोई भी वस्तु जब चलना प्रारंभ करेगी, देखिए हमारे पास समय कम है इसलिए ज्यादा से ज्यादा समझा भी दे रहे हैं। कोई वस्तु मान लीजिए ए स्थान से चलना प्रारंभ की, तो जो उसका वेग रहेगा वह u रहेगा और अंतिम में जो वेग रहेगा वह v रहेगा। अगर आप कोई भी गतिमान वस्तु है, अगर दो स्थितियों में उसका वेग देखते हैं तो जो पहले स्थिति में वेग देते हैं वह उसका प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और जो लास्ट में देखते हैं वह फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग होता है। यह जानिए, जैसे कोई गाड़ी सड़क पर अगर जा रही है तो आप 1 सेकंड के लिए अगर उससे पूछते हैं कि चाल कितनी है, तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा बताता है कांटा देख करके, फिर थोड़ी समय बाद यानी 10 मिनट बाद आप उसकी चाल फिर पूछते हैं तो अगर वह 60 किलोमीटर बता रहा है तो इसका मतलब है कि प्रारंभिक चाल 40 है और अंतिम चाल क्या है, 60 है। इसी तरह मान निकालते हैं। तो प्रारंभिक वेग u से दिखाते हैं और अंतिम वेग किससे, v से दिखाते हैं। और यहां से यहां तक समय जो लगता है वह t से दिखाया जाता है और जो दूरी यहां से यहां तक कवर करते हैं वह s से दिखाया जाता है। और इसमें जो त्वरण होता है वह a से दिखाया जाता है। a क्या है, त्वरण है। त्वरण के बारे में अभी बाद में हम बता देते हैं, या अभी बता देते हैं त्वरण के बारे में। तो देखिए पहला समीकरण जो आता है v बराबर क्या आता है, u प्लस at आ जाता है। s बराबर आता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता है और v स्क्वायर बराबर आ जाता है u स्क्वायर प्लस 2as। यह 3 समीकरण आता है गति से संबंधित। न्यूटन का गति विषयक 3 समीकरण ही कहलाता है। 3 नियम भी मिलेगा जो कि अगले लेसन मिलेगा। तो यहां पर v बराबर u प्लस at का मतलब v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। यहां पर प्लस भी चिन्ह हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। माइनस कब आएगा, जब वेग बढ़ेगा तो यह चिन्ह प्लस आएगा और अगर वेग घट रहा है तो यह चिन्ह क्या आता है, माइनस आता है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले देखिए त्वरण के बारे में हम बता देना चाहते हैं। त्वरण देखिए a बराबर होता है v माइनस u अपान डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टी में है, समझिए समय अंतराल है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका फार्मूला है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, परिभाषा यह है, फार्मूला यह v माइनस u अपान डेल्टा टी। अब बताइए कोई वस्तु अगर एक समान चाल से चल रही है, जैसे 40 अगर वेग है, यहां पर भी थोड़ी देर बाद भी 40 है, तो इसका मतलब एक समान चाल से चल रही है। तो बताइए 40 में से 40 हटाएंगे 0 आएगा कि नहीं, तो उस समय जो त्वरण आएगा वह 0 आएगा। त्वरण 0 कब आएगा, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलेगी। यह भी देखे पूछा गया है।
अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसका त्वरण क्या रहेगा, शून्य प्राप्त होगा। अगर असमान चाल है तो त्वरण आएगा। वह भी देखिए, अगर v का मान ज्यादा है, u का मान कम है तो यह पॉजिटिव में आएगा, लेकिन अगर v कम है u अधिक है, कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक वेग 40 है और अंतिम में 20 हो गया, तो 20 माइनस 40 करेगा तो माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो उस समय त्वरण की स्थिति मंदन कहलाती है, मंदन हो रहा कहा जाता है। मंदन स्थिति में जो वेग है वह घट रहा होता है। तो ये समझ जाएंगे सब लोग, इसको समझ करके और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए आप लोग, और हम बताएंगे भी न्यूमेरिकल। यहाँ पर हमने कहा अगर वेग बढ़ेगा तो यह प्लस चिन्ह के साथ रहेगा, और वेग अगर घटेगा तो यह माइनस चिन्ह के साथ रहेगा, और इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, अगर कोई गति गुरुत्व के अंतर्गत है, गुरुत्व के अंतर्गत अगर कोई गति है, गुरुत्व के अंतर्गत है, अंतर्गत अगर है तो गुरुत्व के अंतर्गत रहेगा तो जो त्वरण a है उसकी जगह g का प्रयोग होगा, और जो यश है, दूरी है, उसकी जगह h का प्रयोग होगा। बस इतना अंतर कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h हो जाएगा। यही परिवर्तन करना अगर कोई गति गुरुत्व के अंतर्गत है। जैसे कोई गेंद आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वह गति गुरुत्व के अंतर्गत होती है, और गुरुत्व के अंतर्गत जब गति होगी तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण g का प्रयोग होगा, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसके अलावा ऊंचाई इसमें आती है, चूंकि वस्तु ऊंचाई कवर करती है इसलिए वह ऊंचाई के अंतर्गत आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ पोजीशन होती है। जैसे अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चल रही है तो विरामावस्था से चलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, शून्य रहेगा। कोई वस्तु अगर विरामावस्था से बोलती है, चलती है, तो उसका वेग, प्रारंभिक वेग शून्य रहेगा। या कहेगी कि अंतिम में वह विराम अवस्था में प्राप्त कर लेती है तो उसका अंतिम वेग भी क्या रहेगा, शून्य रहेगा। इस तरह जो लैंग्वेज है या भाषा का प्रयोग करता है उस भाषा को भी समझना चाहिए, तभी आप ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो आज हमने इसका परिचय दिया है, फिर कल इसका विस्तार और भी करेंगे, समझिएगा आप लोग। और इस लेसन को अभी स्टार्ट कर दीजिए, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन या थियरी दिया है उसको स्वयं भी पढ़िए, और हम जो वीडियो भेज रहे हैं उसको भी पढ़ते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।